हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। इस इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ के अंदर जो हम लोग सेक्शन देख रहे थे वो था कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का। इससे पहले हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी डिस्कस कर चुके थे। इन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के अंदर फर्स्ट चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर्स में हमने बात की थी वो था चैप्टर नंबर 56 जिसका टाइटल था नीति आयोग। उसके लोगों की और जो प्रेजेंट चेयरमैन है नीति आयोग इनके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। फिर हमने बात की थी कि भाई किस तरीके से क्या था बैकग्राउंड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द नीति आयोग। देन क्या था राशनल क्रक्स, क्या था भाई, क्या था राशनल लॉजिक, क्या था साइंटिफिक थिंकिंग, क्या थी टू एस्टेब्लाइज द नीति आयोग। देन उसके कंपोजिशन क्या है, चेयरमैन कौन होते हैं, वाइस चेयरमैन कौन होते हैं, सीईओ कौन होते हैं, उसके मेंबर्स कौन होते हैं, वो सब हमने बात की थी। उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। देन फंक्शन, देन उसके कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स कि किस बेस पे ये डिसीजन लेते हैं, क्या क्या उनको गाइड करने वाले प्रिंसिपल्स हैं। देन लास्ट हमने जो बात किया था टॉपिक इस चैप्टर का वो था कोऑपरेटिव एंड द कम्पिटिटिव फेडरलिज्म में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और किस तरीके से ये दोनों ही चीज़ें प्रमोट की जाती है नीति आयोग के द्वारा। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के अंदर स्टेट के बीच में कोऑपरेशन होता है, सेंटर स्टेट के बीच में या विद इन द स्टेट और बिटवीन द डिफरेंट स्टेट के बीच में किस तरीके से कोऑपरेटिव वे में चीज़ों को आगे लेके जाया जा सकता है। जबकि कॉम्पिटिटिव में स्टेट्स के बीच में क्या किया जाता है, कॉम्पिटिशन कराया जाता है। इसके लिए नीति आयोग डिफरेंट टाइप की रैंकिंग भी प्रेजेंट करता है जिसकी बात हमने लास्ट लेक्चर में की थी। ऑलराइट, इनमें कन्फ्यूज़न है तो आप लास्ट लेक्चर रिफर कर सकते हैं। इसी चैप्टर के कुछ और टॉपिक्स हैं, 2 से 3 टॉपिक, उसको हम बात करेंगे इस लेक्चर्स के अंदर। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले कुछ ऐसी बॉडीज़ के बारे में बात करेंगे जो ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं बट अटैच बॉडी है किस ऑफिस के अंदर, तो नीति आयोग की जो ऑफिस है उसके अंदर अटैच बॉडी है बट ऑटोनोमस देखने को मिलती है हमको। ये 2 बॉडीज़ के बारे में हमें डिस्कस करना है। फर्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ लेबर इकोनॉमिक रिसर्च एंड द डेवलपमेंट जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग NILERD भी बोलते हैं। दूसरी बॉडी जो कि अटैच ऑफिस है नीति आयोग के साथ ही उसका नाम है डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड द इवेल्युएशन ऑफिस, यानी कि डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफिस। ये 2 बॉडीज़ क्या है, अटैच ऑफिस हैं किसके साथ, नीति आयोग के साथ। उसी को क्या करती है कहीं ना कहीं चीज़ों के उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको फुलफिल करने में हेल्प करती हैं। ऑलराइट, सबसे पहले बात करते हैं, कुछ डिस्कस करते हैं हम लोग फर्स्ट बॉडी के बारे में जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक एंड रिसर्च डेवलपमेंट। देखिए नाम से पता पड़ रहा है, थोड़ा ध्यान रखिए। नेशनल इंस्टीट्यूट यानी कि ये नेशनल लेवल का एक इंस्टीट्यूशंस है जो कि लेबर्स के बारे में, उनकी कंडीशंस के बारे में, इकोनॉमी में क्या है उसमें रिसर्च करता है, डेवलपमेंट करता है, डिफरेंट पॉलिसीज़ बना के क्या करता है नीति आयोग को प्रेजेंट करता है और वो इंटर्न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सजेस्ट करते हैं लेबर्स के लिए। भाई ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए लेबर्स की क्या कंडीशन है, किस तरीके से उनको इम्प्रूव किया जाए, इकोनॉमिक कंडीशन कैसे इंप्रूव की जाए, ये सारी चीज़ों के रिगार्डिंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क करता है। कुछ बात करें इसके बारे में हम लोग तो देखिए ये जो है फॉर्मली इसको बोला जाता था, पहले कहा जाता था IAMR, इसका मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैन पावर रिसर्च, ये इसको पहले नाम दिया गया था। ये क्या है, एक सेंट्रल ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है हमें विद इन द नीति आयोग, ये हमने बात की। इसके प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव क्या है, तो भाई रिसर्च करना, डेटा कलेक्शन करना, एजुकेट करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन कैपिटल प्लानिंग, यही हमने बात की। भाई लेबर इकोनॉमिक, लेबर के अंदर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल प्लानिंग करना, ह्यूमन रिसोर्सेज के डेवलपमेंट के लिए काम करना, मॉनिटरिंग करना एंड इवेल्युएशन करना, ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड सारी चीज़ों का नाम से पता पड़ रहा है। उसके बाद क्या किया गया IAMR जो है उसको एस्टेब्लाइज किया गया 1962 के अंदर। या IAMR कब एस्टेब्लाइज किया गया भाई, तो 1962 के अंदर अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860, इस एक्ट के तहत क्या है 1962 में इसको रजिस्टर किया गया IAMR। पहले ये नाम था फर्स्ट वाले इंस्टीट्यूशन का, ठीक है। और इनके फंक्शन क्या थे, तो फंक्शन थे एज ए क्लियरिंग हाउसेज ऑफ द आइडिया एंड अंडरटेक द पॉलिसी रिसर्च ऑन द ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। भाई कोई भी पॉलिसीज़ बनाई गई है उसकी प्लानिंग किस तरीके से की जाए ताकि उसके ह्यूमन रिसोर्स के कॉन्टेक्स्ट में जो भी क्या है डेवलपमेंट है, वो जो भी ऑब्जेक्टिव है उनको फुलफ़िल किस तरीके से किया जाए, तो उसके लिए रिसर्च करना इसका काम था। फाइनली ये जो IAMR है उसको रीनेम किया गया और उसको नाम दिया गया 2014 के अंदर क्या, तो जो हम प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट। 2014 में ये IAMR का नाम चेंज करके ये वाला नाम रखा गया, हमारी फर्स्ट बॉडी जो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ऑलराइट, अब देखिए ये जो है जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं NILERD,
ठीक है। ये मेनली फंडेड किसके थ्रू की जाती है? एक तो इसको ग्रांट इन एड दी जाती है। कौन देता है ये ग्रांट इन एड? जब हम बात करते हैं तो भाई नीति आयोग से ही मिलती है, प्लस इनको कहीं सप्लीमेंट्री भी ग्रांट मिलती है बाय इट्स ओन रेवेन्यू फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टेड रिसर्च प्रोजेक्ट एंड एजुकेशन एंड द ट्रेनिंग एक्टिविटी। ये बहुत सारे एजुकेशन ट्रेनिंग एक्टिविटी करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज के कंडक्ट में, तो उनमें भी उनको बहुत सारा कुछ रेवेन्यू जनरेट हो जाता है और थोड़ा बहुत इनको नीति आयोग जो है वो भी ग्रांट इन एड के तौर पर प्रोवाइड कर देता है। ठीक है। इसका इन्होंने इतना कि 2002 के अंदर अपना खुद का कैंपस सेटअप किया, नारेल के अंदर अपना खुद का कैंपस इन्होंने सेटअप किया था 2002 के अंदर। वो क्या है, एक अर्बन इंस्टीट्यूशन के हब के तौर पे काम करता है, जो स्पेशल नॉलेज प्रोवाइड करना नेशनल कैपिटल रीजन को और ह्यूमन रिसोर्स के फील्ड में ये कैंपस प्रोवाइड करता है, जो कि 2002 में सेटअप किया गया था इसी बॉडी के द्वारा। तो इन शॉर्ट इस बॉडी के बारे में क्या याद रखना है भाई, ऐसी कोई बॉडी है जिसका नाम है NILERD, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर रिसर्च इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट, जो कि एक ऑटोनोमस एच ऑफिस है नीति आयोग के अंदर, जो लेबर इकोनॉमिक यानी कि ह्यूमन के रिसोर्स के डेवलपमेंट के फील्ड में रिसर्च करता है, डेवलपमेंट करता है और प्लानिंग करने का भी काम करता है। इतना याद रखना है। इन शॉर्ट आपको बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन दूसरा ऑफिस आता है डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड द इवेल्युएशन ऑफिस। देखिए इसका भी नाम से याद रखना है, मॉनिटर करना एंड इवेल्युएशन करना। क्या? तो भाई जितनी भी कंडीशंस हैं अलग अलग पॉलिसीज़ की, ठीक है, जो सिटीज़न सेंट्रिक हो, उन पॉलिसीज़ को मॉनिटर करते जाना, इवेल्युएट करना। भी कोई भी पॉलिसी आई उसको इम्प्लीमेंट किया, उसके आउटकम क्या है, रिजल्ट क्या है, उसके बारे में ध्यान रखना है, मॉनिटरिंग करना, सर्वे करना, रिसर्च करना। ये सब क्या है, ये सेकेंड बॉडी का काम देखने को मिलता है। ठीक है। एक इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन मैकेनिज्म देखने को मिलता है हमको, जो कि एस्टेब्लाइज किया गया था 1952 के द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको एस्टेब्लाइज किया था, ठीक है, ताकि इंडिपेंडेंटली एंड ऑब्जेक्टिव इसका क्या था, टू इम्पैक्ट द इवेल्युएशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फंड एंड प्रोग्राम। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितने भी प्रोग्राम फंड किए जाते हैं उनके द्वारा, जितनी भी पॉलिसीज़ बनाई जाती है, उनके आउटकम क्या हुए, उनको मॉनिटर करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। तो वही चीज़ें इस बॉडी के द्वारा की जाती हैं। ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन ऑफिस भी एस्टेब्लाइज किया था 2010 के अंदर, ठीक है। प्लस ये वाली बॉडी तो ऑलरेडी बनाई दी जा चुकी थी। फाइनली क्या होता है, जिसको हम डेवलपमेंट मॉनिटरिंग इवेल्युएशन ऑफिस कहते हैं, वो 2015 के अंदर गवर्नमेंट एस्टेब्लाइज करती है। ठीक है। देखिए सबसे पहले याद रखना, कोई कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है। ये 1952 के अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक इंडिपेंडेंट एंड ऑब्जेक्टिव हम बोल सकते हैं प्रोग्राम इवेल्युएशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। पहले इसका नाम क्या था, प्रोग्राम इवेल्युएशन ऑर्गेनाइजेशन, जो 1952 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था। 2010 के अंदर एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसका नाम था इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन ऑफिस। फिर 2015 में क्या किया जाता है, ये जो प्रोग्राम इवेल्युएशन ऑर्गेनाइजेशन है 1952 का और 2010 का ये इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन ऑफिस है, दोनों को मर्ज किया जाता है और 2015 के अंदर क्या बनाया जाता है, डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड द इवेल्युएशन ऑफिस बनाया जाता है और नीति आयोग के साथ इस ऑफिस को क्या किया जाता है, अटैच कर दिया जाता है। तो फाइनली 2015 में हमारा DMEO आ जाता है। ठीक है। तो दोनों को मर्ज किया जाता है 1952 और 2010 की ऑफिस को। तो याद रखना है ये चीज़ें हमको। इसके अलावा ये काम क्या करता है एक्चुअल में, DMEO डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड द इवेल्युएशन ऑफिस का मेन काम क्या है, तो एक एपेक्स मॉनिटरिंग एंड द इवेल्युएटिंग ऑफिस देखने को मिलता है हमारी कंट्री का नेशनल लेवल पे। ठीक है। जो क्या करता है, सपोर्ट करता है गवर्नमेंट को ताकि वो अचीव कर सके उनके जो भी नेशनल डेवलपमेंट एजेंडाज हैं। अब ये सपोर्ट किस तरीके से करता है, मॉनिटरिंग करके, इवेल्युएशन करके गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का, प्रोग्राम का। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने जितनी भी पॉलिसी प्रोग्राम लाई है उन पॉलिसी को रिसर्च करना, उनको एनालाइज करना, मॉनिटरिंग करना, इवेल्युएट करना और उनको गवर्नमेंट को बताना कि भाई आपने ये पॉलिसीज़ जो हैं लेके आप इस आउटकम के लिए आए थे, पर कितना उसको अचीव किया गया है, क्या क्या उसके अंदर शॉर्टकमिंग्स है, उसको इम्प्रूव किस तरीके से किया जाए। ये सारा इसका काम होता है। खास करके डेटा ड्रिवन, सिटीजन सेंट्रिक और आउटकम ड्रिवन प्रोग्राम को मैनेज करना, ये इसका मेन काम है। क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है DMEO के अंडर, तो मॉनिटरिंग करना प्रोग्रेस को, ठीक है, स्ट्रेटजी के अंदर लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ है उसको भी मॉनिटर करना, एक ऐसा इनोवेटिव इम्प्रूवमेंट्स लेके आना ताकि मिड कोर्सेज़ के अंदर भाई जितने भी नेसेसरी चीज़ें हैं उनको फुलफ़िल किया जा सके। इसके अलावा एक्टिवली मॉनिटर करना, इवेल्युएट करना इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम के डिफरेंट इनिशिएटिव्स को मॉनिटर करना, आइडेंटिफाई करना क्या क्या रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होने वाली किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए। ठीक है। स्ट्रेंथन करना द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सक्सेस इन द स्कोप ऑफ द डिलीवरी। ये सारे काम हमें देखने को मिलते हैं DMEO के अंडर।
इसके अलावा ये क्या करते हैं, इसके कोर्स को थोड़ा हम बोल सकते हैं स्कोप को थोड़ा एक्सपांड भी किया गया था कि भाई टेक्निकल एडवाइजरी भी आप क्या कर सकते हो, स्टेट को और यूनियन टेरिटरी को प्रोवाइड कर सकते हो। और अंडर द नीति आयोग के मैंडेट के अकॉर्डिंग द कोऑपरेशन इन द कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को भी फुलफिल करना, वही भी इसका एक ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है DMEO का। ठीक है, ये एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है फॉर मॉनिटरिंग इन द इवेल्युएशन एडवांसमेंट इन द कंट्री। पहले इसका हेडक्वार्टर DMEO का पहले हेडक्वार्टर नीति आयोग न्यू दिल्ली के अंदर हुआ करता था 2017 तक। फिर उसके बाद जैसे जैसे रिक्वायरमेंट चेंज हुई वैसे इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट करके कहाँ कर दिया गया, DMEO का हेडक्वार्टर जो है, DMEO का हेडक्वार्टर जो है वो ट्रांसफ़र करके DMEO हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर कर दिया गया। पहले नीति आयोग का जो ऑफिस था उसके साथ इसका हेडक्वार्टर अर्टेस था, फिर इसका एक इंडिपेंडेंट हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर बनाया गया जिसको बोला गया DMEO हेडक्वार्टर्स। ठीक है, इसका काम यही होता है भाई फील्ड पे जाना, डेटा कलेक्ट करना, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, वर्क को इवेल्युएट करना, डिफरेंट स्टडी प्रोवाइड करना, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं किसका, DMEO ऑफिस जो है इसका काम होता है। तो ये दो ऑफिस हैं, इनके बारे में हमें याद रखना है, जो कि एक अटैच ऑफिस देखने को मिलती है हमको विद इन द नीति आयोग। ऑलराइट, इसके अलावा अब हमें जो बात करनी है वो बात करनी है प्रामलिन कमीशन की, जो कब तक हुआ करता था, 2015 या फिर हम बोलें टू बी प्रिसाइज 2014 दिसंबर तक हुआ करता था। 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग आ चुका था जिसके बारे में हम तक डिस्कस करें। तो ये पुरानी बॉडी है प्लानिंग कमीशन, इसके बारे में कुछ बात करें तो देखिए सबसे पहले इसको कब सेटअप किया गया था, मार्च 1950 कॉन्स्टिट्यूशन आया था, उसके बाद ही इसको एस्टेब्लिश कर दिया गया था एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन के द्वारा। एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन के द्वारा मतलब कि भाई ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, कैबिनेट ने खाली एक एग्जीक्यूशन पास किया, रिजोल्यूशन पास किया और उसके थ्रू ये बॉडी बना दी थी। ना ही ये कोई स्टेचुटरी बॉडी है, ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कैसे बनाया गया था, तो भाई एक पैनल एस्टेब्लिश किया गया था जिसको बोला गया था एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड, जो कि 1946 में बनाया गया था। उसके चेयरमैन थे उस समय KC नेगोई। इनके चेयरमैनशिप में ये बोर्ड एडवाइजरी पैनल बोर्ड प्लानिंग बोर्ड एस्टेब्लिश किया गया था। उसने रिकमेंडेशन दी थी कोई ऐसी सुप्रीम ऑर्गन होना चाहिए जो प्लानिंग के लिए काम करे, तो उसी के बेसिस पे ये जो प्लानिंग कमीशन है उसको 1950s के अंदर बना दिया गया था। ठीक है, अब तो ये प्रेजेंट नहीं है। इसके फंक्शंस क्या है, तो इसके फंक्शंस में होता है भाई एसेस करना, जितने भी मटेरियल एंड द कैपिटल एंड द ह्यूमन रिसोर्स की कंट्री में ज़रूरत है उसको एसेस करना, फॉर्मुलेट करना प्लान फॉर द मोस्ट इफेक्टिव एंड द बैलेंस यूटिलाइजेशन ऑफ द कंट्रीज रिसोर्सेज, कंट्री के रिसोर्सेज का बैलेंस वे में और मोस्ट परफेक्टली यूटिलाइजेशन इफेक्टिव मैनर में हो उसके लिए प्लान रेडी करना, प्रायोरिटी डिसाइड करना और उसको डिफाइन करना, प्लानिंग वे में उसको लेके चलना, इंडिकेट करना उन फैक्टर्स को जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए उपयोगी हैं, डिटरमाइन करना द नेचर ऑफ द मशीनरी रिक्वायर फॉर द सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान, प्लान के इंप्लीमेंटेशन के लिए क्या क्या मशीनरी चाहिए उसको डिटरमाइन करना, अप्रोप्रिएट टाइमिंग क्या होनी चाहिए प्रोग्रेस की, उसको एग्जीक्यूशन कैसे किया जाए, ये सब देख कर करना, रिकमेंडेशन देना गवर्नमेंट को फॉर द डिस्चार्ज ऑफ, फैसिलिटेट करना फॉर द डिस्चार्ज ऑफ इट्स ड्यूटी एंड द मैटर रिफर टू इट फॉर द एडवाइजरी बाय द सेंटर स्टेट। भाई सेंटर स्टेट गवर्नमेंट ने अगर रिकमेंडेशन के लिए कुछ चीज़ें इनको दी है तो वो किस तरीके से प्लानिंग के फॉर्म में एग्जीक्यूट की जाए, तो वो चीज़ें भी टेक केयर करना इन्हीं का काम है। ठीक है, पहले देखिए इनिशियली जब ये प्लानिंग कमीशन एस्टेब्लाइज किया गया था ना, तो ये एक मात्र क्या था, एक टाइप की हम बोल सकते हैं एडवाइजरी बॉडी के तौर पे काम करता था। इसका कोई ऐसा एग्जीक्यूटिव रोल नहीं था, पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे क्या करने लगा, चीज़ों को इम्प्लीमेंटेशन भी करने लगा। बट इनिशियली और मोर और लेस ज़्यादातर हमें ये याद रखना है कि इसको एडवाइजरी बॉडी के तौर पे, स्टाफ एजेंसी के तौर पे लिया गया था। इसका कोई ऐसा एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी थी नहीं। बाद में होने लगा था इसका थोड़ा इंटरफेरेंस, फाइनेंस कमीशन के साथ कॉन्फ्लिक्ट चालू हो गए थे, ये चीज़ें होने लगी थी। बट इनिशियली हमको सिर्फ ये याद रखना है प्लानिंग कमीशन मात्र एक एडवाइजरी बॉडी थी, पर आगे फंडिंग को लेके भी बहुत सारे इशू हुए थे जो आप फाइनेंस कमीशंस के अंदर देखोगे, खास करके इकोनॉमिक्स के अंदर। इसके कंपोजिशन की बात करते हैं, कौन कौन इसके अंदर पार्टिसिपेट होते हैं। सबसे पहले PM होते हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं, इनके चेयरमैन। ठीक है, फिर एक डेप्यूटी चेयरमैन भी देखने को हमको मिलते हैं जो क्या होते हैं, इनके फुल टाइम फंक्शनल हेड होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे सेंट्रल मिनिस्टर्स भी होते हैं जिनको पार्ट टाइम मेंबर के तौर पे क्या किया जाता है, हम बोल सकते हैं अपॉइंट किया जाता है। और कमीशन के 4 to 7 फुल टाइम एक्सपर्ट भी इसके अंदर मेंबर होते हैं और इसके मेंबर सेक्रेटरीज भी देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ कंपोजिशंस होते हैं किसके, प्लानिंग कमीशन के, जो कि अब नहीं है, पहले था 2015 से पहले। ठीक है, हम इसको बोल सकते हैं सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूटेड बॉडी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बोला, सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूटेड बॉडी थी जो एडवाइजरी प्रोवाइड करती थी। क्रिटिकली इवेल्यूएशन की बात करें हम कि भाई किस तरीके से इसको क्रिटिक यानी कि इसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है, तो ओरिजिनली देखिए इसको एक एडवाइजरी रोल प्रोवाइड किया गया था, पर टाइम टू टाइम जैसा हमने पहले भी बात की, इसका पावरफुल एंड डायरेक्शनल इसकी अथॉरिटी धीरे धीरे बढ़ती गई।
ठीक है। इसको बहुत सारे लोग सुपर कैबिनेट के तौर पे या इकोनॉमिक कैबिनेट के तौर पे या पैरेलल कैबिनेट के तौर पे या फिफ्थ व्हील ऑफ द कोच के तौर पे भी कहने लगे। ये इतना पावरफुल धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन बनता गया, कैबिनेट की जगह भी ये लेने लगा, यानी कि इसके अंदर भी प्राइम मिनिस्टर क्या करते थे, एक बहुत ही क्लोज डोर के अंदर प्रॉपर डिसीजन लेने लगे। सुपर कैबिनेट भी इसको नाम दे दिया गया। ठीक है, कुछ ऐसे इकोनॉमिस्ट या एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने इसको अलग अलग तौर पे क्रिटिसाइज़ किया है, इसके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताया, जिसमें सबसे पहले आते हैं मेरी फर्स्ट जो हमारी पता है ARC की रिपोर्ट थी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की रिपोर्ट। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि भाई अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द मिनिस्टर्स हो गया, वेदर इन द सेंटर हो या स्टेट के अंदर हो, आर इन द इफेक्ट द अल्टीमेटिव एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हो गया, अनफॉर्चुनेटली द प्लानिंग कमीशन ही है इन सम मैनर और अदर मैनर, इसीलिए इसको सुपर कैबिनेट भी कहा जा रहा है। यानी इन शॉर्ट भले सेंट्रल लेवल पे मिनिस्टर हो या स्टेट लेवल पे मिनिस्टर्स हो, अल्टीमेटली प्लानिंग कौन कर रहा है, तो भाई कर रहा है प्लानिंग कमीशन। ऐसा कहना था फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन का। दूसरे एक्सपर्ट थे के संथानम, ठीक है, एमिनेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट कहा जाता है इनको। इन्होंने बोला था कि भाई प्लानिंग जो है ना हैज़ अ सुपरसीडिंग द फेडरेशन एंड आवर कंट्री इज़ अ फंक्शनलिंग लाइक अ यूनिटरी सिस्टम इन मैनी रिस्पेक्ट। क्यों? क्योंकि प्लानिंग कमीशन में क्या हो रहा है, लॉज बन रहे हैं सेंट्रल लेवल पे और उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है स्टेट लेवल पे। तो सीधी सी बात है, स्टेट के ऊपर थोपा जा रहा है, वन साइज फिट फॉर ऑल अप्रोच फॉलो की जा रही है। इसीलिए के संथानम ने कहा था कि भाई ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को साइड कर रहा है और ये एक टाइप से हम बोल सकते हैं यूनिटरी सिस्टम बना रहा है, ऐसा के संथानम का कहना था। फिर PV राजमन्नार, ठीक है, जो चेयरमैन थे हमारे फोर्थ फाइनेंस कमीशन जो था उसके चेयरमैन थे PV राजमन्नार। उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि देयर आर द ओवरलैपिंग ऑफ द फंक्शनिंग एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन द फाइनेंस कमीशन, प्लानिंग कमीशन एंड द फाइनेंस कमीशन। इनके बीच में फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी में इनमें ओवरलैप देखने को मिलता है। तो ऐसा कहना था PV राजमन्नार, जो कि फोर्थ फाइनेंस कमीशन हमें देखने को मिलते हैं, उनके चेयरमैन। ऑलराइट, तो ये कुछ एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने क्या है अपने व्यूज़ दिए रिगार्डिंग द प्लानिंग कमीशंस। ऑलराइट, तो क्रिटिकल रिव्यू भी हमें पता होने चाहिए। इसके अलावा एक और बॉडी है, याद रखना, जो अभी भी प्रेजेंट है। प्लानिंग कमीशन तो देखिए एबॉलिश कर दिया गया 2014 दिसंबर में ही, 2015 से नीति आयोग आ गया, बट नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इसको एबॉलिश करना था पर अभी तक भी नहीं किया गया। ये भी क्या है, अभी नीति आयोग के साथ कोऑपरेशन के साथ ही काम करती है। देखिए 1 जनवरी जो 2016 था, तो मोदी गवर्नमेंट ने या मोदी एडमिनिस्ट्रेशन आई वुड से, उन्होंने कहा था कि हम क्या करेंगे, NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को भी एबॉलिश करेंगे और इसकी सारी पावर को क्या किया जाएगा, नीति आयोग को ट्रांसफ़र किया जाएगा। लेकिन अभी तक भी ऐसा कोई रिजोल्यूशन जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को एबॉलिश करता हो पास नहीं किया गया है। ठीक है, देखिए लास्ट मीटिंग कब हुई थी NDC की, तो लास्ट मीटिंग हुई थी 27 दिसंबर 2012 के अंदर हुई थी और ये 57 नंबर की मीटिंग थी, यानी 57th मीटिंग वॉज कंडक्टेड ऑन 27 दिसंबर ऑफ 2012। ठीक है, और ये किस ऑब्जेक्टिव के लिए थी, तो भाई जो लास्ट हमारा 12th 5 ईयर प्लान था, हम सबको पता होगा, आपने 5 ईयर प्लान पढ़े होंगे फर्स्ट से लेकर 12th 5 ईयर प्लान, जिसका ड्यूरेशन था 2012 से लेकर 17। इसको अप्रूव करने के लिए इसकी लास्ट 57th मीटिंग हुई थी 2012 में, उसके बाद इसकी कोई मीटिंग ही हुई नहीं है। ठीक है, तो भाई ये एस्टेब्लाइज कब किया गया था, तो एस्टेब्लाइज इसको किया गया था 1952 अगस्त के अंदर इसको एस्टेब्लाइज किया गया था, अगेन एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन के द्वारा, यानी कि ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ठीक है, ज़्यादातर रिकमेंडेशन देना था और फर्स्ट 5 ईयर प्लान ने, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था उसने रिकमेंडेशन दिया था ऐसी कोई बॉडी सेटअप करो, इसीलिए 1952 में ऐसी बॉडी एस्टेब्लाइज की गई थी। इसके कंपोजिशन क्या होते हैं भाई, कौन कौन इसके मेंबर होते हैं, सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर होंगे, कौन चेयरमैन के तौर पे काम करेंगे, ऑल यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर भी काम करेंगे इसमें, पर 1967 में यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को इसके अंदर पार्टिसिपेशन कंपोजिशन का रोल दिया गया। देन चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट देखने को मिलेंगे और चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी के जिसके चीफ मिनिस्टर है वो भी इसका पार्ट होते हैं, और मेंबर्स ऑफ द प्लानिंग कमीशन वो भी इसका पार्ट होंगे। अभी प्लानिंग कमीशन है नहीं, तो नीति आयोग के मेंबर इसका पार्ट होते हैं। तो ये कुछ कंपोजिशंस हैं किसके, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स की हम लोग बात करें तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्या, उद्देश्य क्या है इसके, कि भाई सबसे पहले तो क्या करना, सिक्योर करना कोऑपरेशन ऑफ द स्टेट इन द एग्जीक्यूशंस ऑफ द प्लान। दूसरा, स्ट्रेंथन करना और मोबिलाइज करना द एफर्ट्स एंड द रिसोर्सेज, ताकि नेशनल सपोर्ट प्लान प्रिपेयर करने के लिए वो क्या हो, हेल्पफुल हो। प्रमोट करना कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज़ इन ऑल वाइटल स्फीयर, इंश्योर करना बैलेंस एंड द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंट्री। भाई सारे पार्ट्स का एक बैलेंस वे में डेवलपमेंट होना चाहिए, रैपिड वे में, तो ये इंश्योर करना भी इनका काम है। फंक्शन क्या है, तो यही सारे ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए इनको कुछ फंक्शन दिए गए। फंक्शन क्या करना है, गाइडलाइन प्रोवाइड करना है टू प्रिपेयर ऑफ द नेशनल प्लान, नेशनल प्लान को कंसिडर भी करना है, ठीक
ठीक है, जो प्रिपेयर किया गया प्लानिंग कमीशन के द्वारा। अभी नीति आयोग पे, नीति आयोग जो भी प्लान क्या करेगा, बनाएगा, उसको रिकंसिडर करता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसके अलावा असेसमेंट करना है भाई रिसोर्सेज का रिक्वायरमेंट कितनी है, कितने रिसोर्सेज यूटिलाइज हो चुके हैं, प्रॉपर हुए हैं या नहीं हुए हैं। कंसिडर करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ जो कि नेशनल डेवलपमेंट को अफेक्ट करती हो। रिव्यू करना द वर्किंग ऑफ द नेशनल प्लान फॉर द टाइम टू टाइम। इसके अलावा इसके एम्स एंड टारगेट्स क्या हैं भाई, अचीव करना है इसके जो भी एम्स हैं, टारगेट्स हैं टू सेटअप द नेशनल प्लान। तो ये सारे कुछ हमें देखने को मिलते हैं फंक्शंस जो कि इन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करने के लिए किए गए थे। तो ये एक बॉडीज़ है, हमको याद रखना है भाई हाँ ऐसी भी कोई बॉडी है जो प्लानिंग कमीशन के साथ ही वर्क करती थी, जिसको एबोलिश करना चाहते थे पर नहीं किया गया, जो कि हम बोल सकते हैं कब एस्टेब्लाइज की गई थी 1952 के अंदर, जो अभी भी एग्जिस्ट करती है। प्लानिंग कमीशन अभी एग्जिस्ट नहीं करता है। ऑलराइट, तो एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में थोड़ा सा हमको याद रख लेना है, क्योंकि नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ये तीनों क्या है, बहुत ही एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करना है। ऑलराइट, सभी के सभी क्या हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ हैं। ऑलराइट, तो ये था हमारा ओवरऑल चैप्टर नंबर 56 जिसका टाइटल था नीति आयोग, जिसके अंदर हमने बहुत कुछ डिस्कस किया नीति आयोग के बारे में, उसके कंपोजिशन, फंक्शन, ऑब्जेक्टिव, उसका हम बोल सकते हैं क्या क्या साइंटिफिकली ऑब्जेक्टिव था उसका, ठीक है, कौन कौन से अटैच ऑफिस हैं, फिर प्लानिंग कमीशन और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में भी हमने बात की। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर समझ आया, अच्छा लगा है, कुछ चीज़ें जानने को मिली है तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को। और इससे पहले के जो चैप्टर्स हैं उनमें भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आपको इसी चैनल पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में कंप्लीट इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसको जाके आप लोग रिफ़र कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।